YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा, आतंकियों को पनपने के लिए जो जगह दी जाती रही, आज भारत उस पर अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान परेशान हो चुका है। पाकिस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और पाकिस्तान बार बार यह कह रहा है, जब कल भारत ने पीओके में जो आतंकवादी कैंप थे वहां पर हमले किए, एक तरीके से तो हम बार बार यही बात कर रहे थे कि अगर आप खुद पीड़ित हो आतंकवाद से तो तुमको तो भारत को अप्रिशिएट करना चाहिए, भारत का साथ देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि अब वो बौखला रहा है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार हमारे चैनल पर आप देखते रहिए। और रोहित चौधरी साहब, सर, न्यूक्लियर की अगर हम बात कर रहे थे, ऐसे वक्त में जब ऐसे हालात तनावपूर्ण होते हैं और इस तरह की खबरें हैं कि, और इसको लेकर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सेना, वहाँ के इंटेलिजेंस और आपस में तालमेल जो होता है वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसमें जुड़ जाता है आतंकवाद, तो वो भी उनके साथ में काम करते हैं। तो ऐसे वक्त में जब दो पावर्स होती हैं, न्यूक्लियर पावर्स होती हैं, और एक देश ऐसा होता है कि वहाँ पर आतंकवाद भी और उनको पूरी छूट है, तो ऐसे वक्त में क्या किया जा सकता है? वो लोग क्या हरकत कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, जैसे हमारे देश में बोलते हैं ना कि हमारे देश के 3 स्तंभ हैं, एग्जीक्यूटिव, हाँ, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, और चौथा स्तंभ मीडिया को बोलते हैं। तो वहाँ पे 5वां भी एक स्तंभ है, टेररिज्म। तो 5 स्तंभ के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि उनकी आईएसआई और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले जो पिलर्स हैं, वो उनके ऊपर पूरे इंटरनेशनल तौर पे सबका ध्यान है कि वहाँ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, हाँ, और उस न्यूक्लियर कंट्री की न्यूक्लियर एसेट्स वो क्या सिक्योर हैं। हाँ, तो इस चीज के ऊपर सारे विश्व को की जो शक्तियां हैं उनकी नजर भी है, वो उनके दिमाग में डर भी है कि कहीं ये ऐसे गलत हाथों में ना पहुंच जाए। और इसके लिए बहुत बार जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उसका इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि न्यूक्लियर एसेट्स वो एक तो बढ़ाए ना, एक उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर रखी जाए ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। तो ये और उसके लिए बहुत सारे न्यूक्लियर जो फोर्सेस और न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनकी तरफ से एक अनरिटर्न एक जो लोगों के उनके बीच में एक समझौता भी है कि अगर मान लो कि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी आ जाती है कि मान लो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स है वहाँ पे चाहे वो तालिबान या फिर उनके टेररिस्ट या किसी चीज़ों के साथ किसी के हाथ में ना आ जाए, तो उस स्थिति के अंदर क्या वो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो उनके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं। और लोग क्योंकि डर हैं, बहुत बड़ी डर हैं, तो इसलिए उनको कंट्रोल करके रखना ज़रूरी है। लेकिन जब तक ये पाकिस्तान की मिलिट्री के हाथ में है, पाकिस्तान की मिलिट्री भी ये डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, न्यूक्लियर जाना बहुत मुश्किल है। ये लो लेवल की एस्केलेशन ज़रूर हो सकती है। मैं आपका ध्यान पीछे लेके जाना चाहूँगा 2001 में जब ये 13 दिसंबर को अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर। उसके बाद हिंदुस्तानी फोर्सेस मोबिलाइज हो गई थी, हमारी मिसाइल्स सब जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जितनी थी वो भी मोबिलाइज हो गई थी। और 4 जनवरी 2002 को 2 कोर मोबिलाइज हो गई थी। हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो हमारे स्ट्राइक कोर्स हैं, वो सब मोबिलाइज हो गई थी। तो पाकिस्तान के पास इतना मादा नहीं है कि जब इतनी मोबिलाइजेशन होने के बाद वो उनके दिमाग में डर बैठ गया कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ होगा। तो ये नवाज शरीफ उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे। तो ये पिलर से पोस्ट तक कभी पाकिस्तान, कभी चाइना में, कभी अमेरिका में, कहीं कहीं भागते हुए किसी तरह से उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। और उस टाइम पे रिचर्ड आर्मिटेज उनके फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे अमेरिका के। तो वो भारत आए, इस्लामाबाद आए,
तो उन्होंने हिंदुस्तान को की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको फर्दर एस्केलेट ना करें, आप ये हम जो चीज़ कहेंगे वो सारी चीज़ इस्लामाबाद मानेगा। सब कुछ उन्होंने माना, लेकिन ऐसा है कि पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, वो बात कहता कुछ है करता कुछ है, उनके इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत अगर मान लिया जाए कि वो कुछ करना चाहें, लेकिन उनकी आर्मी उनको कुछ नहीं करने देगी। जी आनंद संवारिया जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए कुरैशी जी, बात से बात निकली और आपने अभी माननीय वित्त मंत्री जी का एक स्टेटमेंट दिखाया, और मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहा हूं। मिस्टर ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हैज कैटेगोरिकली सेड कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, बहुत कुछ होने वाला है। इनके स्टेट, देखिए टेररिज्म से खाली भारत ही त्रस्त नहीं है, सारे वर्ल्ड के कंट्रीज जो हैं वो त्रस्त हुए हैं। और जब भारतवर्ष ने अब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ जो प्रीएम्प्टिव कल सक्सेसफुल, देखिए 3 जगह पे 6 बम से 3 जगह को नास्ते नाबूद मिसाइल गाइडेड बम के साथ में कर दिया, वो कैपेबिलिटी इंटेलिजेंस, सारा वर्ल्ड की जो लोग जो मिलिट्रीज हैं वो इस वक्त इस तरह के हैं कि ये मुझे लगता है, मेरा विचार है कि दुनिया से टेररिज्म को खत्म करने का निमित्त मात्र शायद भारतवर्ष ही होगा। और इंटेलिजेंसिया इतना कुछ है कि सारी कंट्री जो अपना इंटेलिजेंसिया देना चाहती हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका सेरा भारतवर्ष पे ही लगेगा और ये टेररिज्म खत्म होगा। अच्छा कैप्टन साहब, अभी बहुत ज़्यादा तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो हमारी उड़ानें हैं वो रद्द की गई हैं, कई जगहों पर एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए वहाँ से खबर आ रही हैं। तो ये चीज़ें क्या अब हर तरह की तैयारी कर ली गई है हर चीज़ से निपटने के लिए, और हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं? बिल्कुल आपने ठीक समझा। जो टीवी के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग स्थानों से रिपोर्ट आ रही हैं, वो यही चीज़ दर्शाता है कि भारत पूर्ण रूप से सक्षम है। और जो इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिविल और मिलिट्री के बीच में जिस प्रकार से होना चाहिए, वो एक एसओपी होती है, और बार बार सिविल और मिलिट्री की मीटिंग होती हैं हर 6 महीने। बड़े हाई लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स मिलते जुलते रहते हैं, ताकि इस प्रकार की परिस्थिति जब देश के सामने आए तो उससे किस प्रकार से निपटा जाए, उसके लिए एक सारा प्रोसीजर तैयार किया रहता है। वही सारी की सारी चीज़ें जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखला रखा है और वो कोई गलत कदम ना उठा ले जिससे हमारा नुकसान हो जाए, ऐसे ही कदमों को लिया जा रहा है। अभी जानकारी मिल रही है कि अंबाला का जो कैंट है उसको अलर्ट पे कर दिया गया है, वहाँ आने जाने के रास्तों के ऊपर मिलिट्री ने अपनी अपनी चेक पोस्ट लगा लिए हैं। तो ये बड़ा एक सामान्य सा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक निमित्त है। एयरफोर्स का अभी अपन ने बताया कि जो हवाई अड्डे हैं, खासकर जो बॉर्डर के नज़दीक हैं, उनके अंदर सिविल की फ़्लाइट्स को रोक दिया गया है। ऊपर से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ती थी वो सारी की सारी डाइवर्ट कर दी गई हैं। उनको बता दिया गया कि भाई ये एरिया थोड़ा संवेदनशील हो रखा है और आप कृपया इधर से ना आए जाएँ, इस एरिया को खाली रखें। वो स्वयं भी इस एहतियात को बरतते हैं जैसे ही उनको किसी एरिया का इस प्रकार से जानकारी मिलती है। तो भारत मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, भारत की सेनाएं, बार बार हम सारे के सारे यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत की सेनाएं बहुत सक्षम है जी। भारत का जो सुरक्षा तंत्र है वो बहुत प्रबल है, और किसी प्रकार की कोई टेंशन या किसी प्रकार की कोई मेंटल ढंग से परेशानी उठाने की किसी भी नागरिक को कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का हमेशा से यही रहा है कि दाने उनके कम होते थे परंतु वो शोर बड़ा मचा के रखते थे, और अभी भी वही हालत है। और अभी भी उनकी वही हालत है कि वो जैसे झुंझुना बजाते हैं, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ पहले से डर होता तो जो विश्व के बड़ी ताकतें वो हमारे को पहले ही इस चीज़ के बारे में समझा देती। आज अभी जैसे बताया कि सब लोग त्रस्त हैं और भारत ही के सेरा बंधेगा, भारत ही एक माध्यम बनेगा आने वाले समय में विश्व के अंदर से ये जो आतंकवाद की बीमारी है इसका जो उन्मूलन होगा। कुरैशी जी, आपने एक जिक्र किया अभी और कर्नल साहब ने बड़ा अच्छी तरह समझाया, मैं उसको 20 सेकंड में बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये है, मानना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और न्यूक्लियर स्टेट होना एक बड़ी
अगर पावर है तो जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है। पर उम्मीद हम इस स्टेट से नहीं कर सकते, जैसे अभी कप्तान साहब ने कहा रोग स्टेट है और उसमें वहां पे डेमोक्रेटिक जो कलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, उसके कंट्रोल मालिक बहुत सारे हैं। तो ये खतरा सचमुच था कि क्या वो न्यूक्लियर वेपन या आर्सेनल उन बदमाशों के या टेररिस्ट के हाथ में ना आ जाए। तो मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि पिछले समय में भारतवर्ष की सेनाओं के साथ मिलकर के मल्टीपल कंट्रीज ने वो एक्सरसाइज की है और जो आर्सेनल न्यूक्लियर का है उसका सैनिटेशन, उनको सैनिटाइज करने की पूरी प्लान इन बड़े बड़ी कंट्रीज को है। तो वो अंदेशा जो है वो है, लेकिन उसके बारे में भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना हुआ है। इस सब चीज के बीच में चौधरी साहब इस तरह की बातें भी आ रही हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से कि जंग से हल नहीं निकलते, बातचीत से मसलों के हल निकलते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा समझ है, रहे हैं वो कि क्या होगा? देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की सेना को पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि वो फुल स्केल वॉर नहीं कर सकते। उन्होंने अपने देश में डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज करनी है, अपनी इज्जत बचानी है। कि हमने ये किया, लेकिन हम फिर भी देखिए हम शांति चाहते हैं क्योंकि उनको ये यकीन है कि अगर जंग हुई तो मुंह की खानी पड़ेगी। आज आपने अगर उनके टर्न ऑफ इवेंट्स देखा जाए तो उन्होंने आज अपने इंडियन एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की, फिर उसके न्यूक्लियर कमांड काउंसिल की जो उन्होंने अपनी मीटिंग एक बुलाई प्रधानमंत्री ने। तो ये सारे के सारे ये जो इंडिकेशंस हैं ये सिर्फ ये बताने के कि हम आपसे डरते नहीं, हम ये चीज कर सकते हैं। वो सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि इन सब चीजों से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं किया है और हम मिलिट्री एक्शन के लिए जब कहेंगे तब तैयार हैं, तब भी तैयार है, उसके लिए भी तैयार है। उसके लिए हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमें एक चांस और दिया जाए, हम उसके बाद कुछ करेंगे, शांति। देखो शांति की बात भी करते हैं, लड़ाई की भी बात करते हैं और वो अपना एयर स्पेस की वायलेशन भी करेंगे। ग्राउंड में उन्होंने 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की जो LOC है अप टू उड़ी कठुआ सांबा से लेके और पुंछ राजौरी कृष्णा घाटी वैली वो सारी जो है वहाँ पे उन्होंने ओपन कर दिया अपनी तरफ से। तो वो एस्केलेशन भी करना चाहते हैं, साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि भाई हम इतना लेवल पे नहीं जाएंगे, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये हर तरह की बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या वो करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि डिसाइसिव एक्शन है उनके खिलाफ, उनके टेरर कैंप्स के खिलाफ। और जो अगर वो जिस तरह से हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेरर को, अगर वो नहीं बंद करेंगे तो ये हिंदुस्तान इस चीज को सहने वाला नहीं है। ये एक बड़ा क्लियर पड़ोसियों की बात आती है सर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बात अब ये भी चल रही है, पाकिस्तान ये भी इनकार कर रहा है, पाकिस्तान की भारत ने हमारा F-16 जो गिराने की बात है, भारत का दावा झूठा है। ये वो दिखाएंगे अपने यहाँ पर, उनको बताना पड़ेगा क्योंकि अब ये तो कहेंगे नहीं कि यहाँ ऐसा हुआ। और जो पायलट गिरफ्तार हमने किए हैं उसका नंबर भी उन्होंने जारी किया है, ID कार्ड जो भी है। लेकिन जो पड़ोसी हैं हमारे, जो पाकिस्तान के भी हमारे पड़ोसी हैं, और एक पड़ोसी और इस पड़ोसी से सब लोग परेशान हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की बात की जाए, चाहे वो ईरान की बात की जाए। पड़ोसियों का साथ ऐसे में भारत को किस तरह से मिल रहा है? देखिए कुरैशी जी, इस वक्त एक मिराकुलस चेंज आया है उन पड़ोसी का जो हमारे साथ होस्टाइल थे। मैं पर्टिकुलरली देखिए इस वक्त पावर चाइना ही पावरफुल है। बिल्कुल। वो चाइना एक स्तंभ की तरह इसकी बैक पे खड़ा होता था जो मुद्दा उठता था। लेकिन अब जिस तरह से इवेंट अनफ्लोड होने शुरू हुए हैं और जिस तरह से चाइना ने सारे वर्ल्ड का रुख देखा है, तो कल उसने पाकिस्तान को एडवाइस दिया यू गो स्लो, गो वेरी कैटेगोरिकली, कि कोई बेवकूफी का और अगर ये सब कुछ नहीं कहता चाइना, थोड़ा सा हाथ रख देता पाकिस्तान की कमर पर, तो ये अब तक तो पता नहीं ये तो बिल्कुल हवा में हो जाता, बौखलाया हुआ है, गीदड़ भपकियां देता। अगर चाइना उसको कहता ओके यू गो अहेड, तो ये तो मरने पे तुला, मार तो सकता ही नहीं, मरने पे तुला हुआ है, इसका तो नास्ते नाबूद हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो गीदड़ भपकियां देते हैं, न्यूक्लियर की मीटिंग बुला रहा है वो लोग, न्यूक्लियर तो टमाटर के खिलाफ भी कर देते हैं। हाँ, इनके मतलब इनके लोगों की समझ में नहीं आता कि
कि अगर आप टमाटर नहीं दोगे तो हम न्यूक्लियर कर देंगे, हम एटमी पावर है। मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं, आप चेयर कर रहे हो वो मीटिंग न्यूक्लियर पावर की, उसका ऑर्डर कौन देगा ये आपको पता है इमरान? नहीं, उसको पता नहीं है। देखिए वहां 3 स्टेक है और अब चौथा बताया कर्नल साहब ने, ये टेररिस्ट लोग हैं। तो ये हमारे सारे पड़ोसी इस वक्त हमारी इंटेंशंस डे 1 से, और बार बार हमारी सरकार कह रही है कि हमने, देखिए आर्मी में अटैक करने के लिए, जब अटैक मिलिट्री अटैक करती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, दुश्मन का। यहां तो सिर्फ बार बार हमारी सरकार कह रही है, डेमोक्रेटिक सरकार कह रही है कि प्रीएम्प्टिव था। मेरे को कोई मारने आएगा तो मैं अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जब अमेरिका पाकिस्तान के इस्तांबुल से उसको टेररिस्ट को मार सकती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मसूद के, उसकी फैमिली तो खत्म हो गई, उसका जीजा भी गया, उसका साला भी गया, भाई भी गया, चाचा भी गया। अब वो कहां छुपा हुआ बैठा है मिलिट्री हॉस्पिटल में, ये एक हमारे लिए धर्म संकट है। और ऐसे माहौल में कैप्टन साहब, जो आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी कहती है, ऐसे शख्स को, और जो आपके देश के लिए भी नुकसानदायक है, जब ऐसा एक माहौल है तो आप खुद ही उसके ऊपर शिकंजा कसिए, आप खुद ही उसको लेकर आगे आ जाइए। क्यों सब लोगों को परेशान कर रहे हैं आप? अपने देश को परेशान कर रहे हैं, अपने देश की आवाम को परेशान कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जंग होगी तो नुकसान होता है, जंग में सभी को होता है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान लगातार एक दोगली नीति अपनाए हुए है। जैसा कि कल कर्नल साहब ने बताया था अपने इसी चैनल के ऊपर जी कि 2 या 3 लड़ाई लगातार लड़ चुका है पाकिस्तान, और उसके बाद लगातार छद्म युद्ध उसने छेड़ रखा है। जो इनके एक 1984 के अंदर प्रेसिडेंट थे और मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल जियाउल हक, उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि भाई भारत को हम अब ख़त्म नहीं कर सकते, तो लड़ाई के अंदर हम इसको कभी भी जीत नहीं सकते। नहीं तो इनके ये वहम था कि हर 5-7 साल में तैयारी करो, नए हथियार लाओ और उसके बाद भारत के ऊपर एक बार फिर जंग कर दो। तो ये 3-4 लड़ाई के बाद, विशेषकर 71 वाली लड़ाई के बाद, जब 90,000 से ज़्यादा सैनिक इनके बंदी कर लिए गए और देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, उसके बाद इनको ये बात समझ आ गई कि ओपन खुली लड़ाई के अंदर हम इनको कभी नहीं जीत सकते। तब से फिर इन्होंने ये दूसरे वाला तरीका अपना रखा है, जिसके माध्यम से वो नीचे नीचे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और सारा का सारा जो प्लानिंग है, ट्रेनिंग है और कमांड कंट्रोल है, वो पाकिस्तान के माध्यम से करते हैं। और ये सारा का सारा अब पूरे विश्व के अंदर फैल गया है। मैंने कल भी कहा था, पाकिस्तान स्वयं भी बड़ा त्रस्त हो रखा है आज के दिन इस बीमारी से। ठीक, चौधरी साहब, एक बात ये कि जो अरुण जेटली का बयान है कि अब कुछ भी संभव है, अमेरिका उसामा बिन लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है, ये इशारा कर रहा है कि भारत भी बहावलपुर जाकर मसूद अजहर को मार सकता है और इसके लिए तैयार भी है। देखिए ऐसा, और ऐसी भी खबरें थी कि इरादा यही था, पहले कुछ ऐसी खबरें हैं कि इरादा यही था, लेकिन फिर सिविलियंस की वजह से, वहां के जो नागरिक हैं उनको नुकसान न हो, इस वजह से भारत ने इस चीज को, भावलपुर में भी जाकर अटैक, जो उनका कैंप है वहां पर इरादा था, टारगेट वही था, लेकिन सिर्फ ये कि वहां के नागरिक वहां के परेशान न हो, उनके ऊपर कोई वो नहीं मारे जाए, इसलिए भारत ने इस चीज को यहाँ फिर बालाकोट और दूसरी जगहों पर। देखिए भारत एक बड़ा मैच्योर कंट्री है, वो सिविलियन कैजुअलिटीज या कोलेटरल डैमेज नहीं करना चाहता। उनका क्लियर कट एम था कि जो टेररिस्ट कैंप्स हैं या वहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट कैंप है उसकी तरफ देखा जाए, जहाँ पे अटैक किया जाए। जहाँ तक बात है भावलपुर या जहाँ पे मसूद अजहर की रिहाइश है, या जो उनका मेन जो जहाँ उनकी एसेट्स हैं, उन एरिया को नहीं किया गया। उस सिंपल उसका एक ही रीज़न है, सिविलियन टारगेट्स को हम अवॉइड करना चाह रहे थे। और जहाँ तक बात है, हमने अपनी तरफ से एक एक्शन कर दिया जी। उसके बाद अब ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कितना उस चीज़ को एस्केलेट करता है। अगर वो एस्केलेट करेगा तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुली हैं, और अगर वो एस्केलेट नहीं करता है, समझदारी से काम करता है, तो अगर कॉपरेट करता है इंडिया के साथ कि आपके जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़, हम यहाँ पे गतिविधियाँ नहीं चलाएंगे, चलने नहीं देंगे, मसूद अजहर को पकड़ ले या बाकी और इंटरनेशनल टेररिस्ट जो वहाँ पे हैं उन सबको पकड़ ले, उनकी एक्टिविटीज़ को कंटेन कर दे,
तो भारत का कोई ऐसा एम नहीं है कि वो उसको कोई फर्दर कोई डैमेज करे। लेकिन अगर मान लो उन्होंने एस्केलेशन करते हैं, जैसे वो एयर स्पेस वायलेशन करते हैं, बॉम्ब जो डिस्पोजल हमारे यहाँ पे आके करते हैं उनके एयरक्राफ्ट, या फिर वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो अलर्ट्स हैं, देखो प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ तो प्रोटोकॉल्स होती हैं कि अगर मान लो जब टेंशन्स बढ़ती हैं तो डिफरेंट लेवल ऑफ अलर्ट्स है कि सबसे पहले एलओसी जो है उसके दोनों तरफ के गांव खाली कराए जाते हैं, वो भी कराते हैं, हम भी कराते हैं फायरिंग के टाइम पे, वो हुआ भी है। और उसके बाद फिर क्योंकि अब पहले सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस ही इन्वॉल्व हुआ करती थी, तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एयरफोर्स भी आज साथ में इन्वॉल्व है। तो उस केस के अंदर इन्होंने जैसे कारगिल ऑपरेशंस था, कारगिल ऑपरेशंस के अंदर भी जो एयरपोर्ट्स थे उनको खाली नहीं कराया गया था, सिविल फ्लाइट्स जो है वो चल रही थी। लेकिन अब जो है जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने सभी जो सिविल ऑपरेशंस जो है फ्लाइट्स के वो बंद कर दिए हैं, जब वो बंद किए हैं तो हिंदुस्तान ने भी अपने प्रोटोकॉल, क्योंकि उनको लगता है वो एक अलग लेवल का एस्केलेशन हो जाती है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। हम भी अपने यहाँ पे जैसे अमृतसर का एयरपोर्ट है और जो आसपास के एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हमने गतिविधियाँ थोड़ी सी सेना की गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं और सिविलियन गतिविधियों को कम किया है। और एयर स्पेस को सैनिटाइज, क्योंकि ये एक ऐसा एयर स्पेस जो चैनल है पूरा का पूरा, जो इंडिया की साइड का और पाकिस्तान के साइड का, और उसको सैनिटाइज भी करना ज़रूरी है ताकि उस एरिया के अंदर मान लो कोई सिविल एयरक्राफ्ट अगर आ जाए और उसको बंद करना ज़रूरी है। तो मान लो पाकिस्तान की तरफ से या हिंदुस्तानी फोर्सेस आपस में अगर इंटरेक्ट करती हैं एयर स्पेस के अंदर, तो उससे कहीं पे नुकसान ना हो। तो इसलिए ये प्रोटोकॉल्स हैं। सो लेवल इसका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पाकिस्तान इसको बढ़ाना चाहेगा। अब इनिशिएटिव पाकिस्तान के पास है कि वो कितना बड़ा सुसाइड करना चाहता है। अगर वो छोटा अगर वो सिर्फ जो है गिदड़ भभकी देके शांति से बैठना चाहता है तो वो शायद बैठ जाएगा, अगले 1-2 दिन के अंदर चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर वो इसको एस्केलेट करना चाहेगा, भारत के पास दुनिया भर की ऑप्शंस ओपन है। एलओसी पे लड़ने चाहेंगे तो एलओसी पे भी लड़ सकते हैं, एलओसी को क्रॉस करके आईबी में अगर जाना चाहेंगे, जो जिस तरह से मुझे और सबसे बड़ी बात सर ये कि जब इस तरह की चीजें आती हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है कंट्रीज के ऊपर, उसमें भी भारत के साथ सारी कंट्रियां हैं। देखिए भारत के पास सभी कंट्रीज जी पिछले तकरीबन 10-15 साल के अंदर एक जो 9/11 हुआ था और उसके बाद 27/11 हुआ था, उसके बाद से एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा मुहिम चली, एंटी टेरर कैंपेन। और उस मुहिम के अंदर यूएसए एक बहुत बड़ा जो पार्टनर है और हिंदुस्तान सबसे बड़ा पार्टनर है। तो इन्होंने, क्योंकि ये सब लोग इस चीज़ से त्रस्त है, तो एक ओपिनियन, वर्ल्ड ओपिनियन बनी है इस टेररिस्ट कैंपेन के, एंटी टेररिस्ट कैंपेन के उसमें समर्थन में। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान का रवैया और हिंदुस्तान का जो स्टैंड है इंटरनेशनल लेवल पे वेल एक्सेप्टेड है कि ये टेररिज्म से ग्रस्त है और इसके टेररिज्म का जो एक्सपोर्टर है वो पाकिस्तान है। एक खबर ये भी आ रही है, उसका सवाल वो है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उस वक्त कि भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है और चीन ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। बिल्कुल कुरैशी जी, मैं आप समझ लीजिए चीन कह रहा है आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मैं वो कह रहा हूं उनका तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और ये जो एसओपी अभी कर्नल साहब बता रहे थे और हम टीवी पे दिखा रहे हैं कि ये हुआ आर्मी, एक साइकोलॉजिकल वॉर है। देखिए पाकिस्तान इस वक्त वो हमें दिखाना चाह रहा है कि उसका प्रधानमंत्री न्यूक्लियर, अरे भाई हम तो तैयार खड़े हैं, तुमने अगर एक पिन हिलाई तो काम तेरा नास्ते नाबूद हो जाएगा। देखिए उनका ये जो टेररिज्म है वो आर्मी की खुद उपज है। कप्तान साहब ने कहा, एक उनके डिक्टेटर की बात की, वो तो ये चाइल्ड आर्मी द मदर ऑफ जैसे मोहम्मद। और जो भावलपुर में जो इनका मासूद छुप के बैठा हुआ था और ड्यू टू सिविलियन कंस्ट्रेंट की वजह से, वरना दैट वाज द टारगेट, इजीएस्ट टारगेट फॉर माय आर्मी एयरफोर्स, और वो खत्म हो जाता।
देखिए अभी भी उसमें रिटायर्ड जो 25 आदमी कल मरे हैं उसमें रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हैं जो इनको ट्रेन करते थे। तो अब देखिए अब पूरा वर्ल्ड चाहता है कि ये टेररिज्म खत्म हो। ये पाकिस्तान को चाहिए कि वो मसूद को हैंडओवर कर दे हिंदुस्तान को, अगर अपने को बचाना चाहता है, वरना भारतवर्ष इस टेररिज्म को खत्म करेगा और सारा वर्ल्ड एक सुख की सांस लेगा। जी सर जल्दी फिर अच्छा, ब्रेक एक चीज और मैं जो इसके अंदर जो बात आई थी एस्केलेशन के लेवल पे, जैसे इन्होंने न्यूक्लियर जो अपनी कमांड काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, तो पाकिस्तान वेल एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में, और पाकिस्तान को भी इस चीज का मालूम है कि हिंदुस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया, न्यूक्लियर मिस एडवेंचर करते हैं, हिंदुस्तान तकरीबन 4,500 किलोमीटर बाय 4,000 किलोमीटर का देश है, तो उसके अंदर 100-150 किलोमीटर में अगर मान लो कोई नुकसान अगर ये कर भी देते हैं, किसी जगह पे कर देते हैं, तो सेकेंड स्ट्राइक हमारे पास इतना एसेट्स अवेलेबल हैं, इतना एरिया अवेलेबल है, हमारे पास एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अवेलेबल है कि हमने अगर उसके बाद वापस रिटेलिएट करते हैं तो पाकिस्तान 600 किलोमीटर बाय 1200 किलोमीटर का है, तो 3-4-5 जगहों पे अगर कोई अटैक हो जाता है तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है उसको सस्टेन करने के लिए। इसको मजबूती दी है। अगर आपने कल का अखबार पढ़ा हो, कल या परसों के अखबार के अंदर मुशर्रफ का एक बयान था कि आप अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में या न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोचते हो, आप एक मारोगे, हिंदुस्तान 20 मारेगा, तो आप तो निस्तेनाबूद हो जाओगे। ये उनके आर्मी चीफ रहे हुए हैं और 10 साल प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं। और बहुत जल्दी हम छोटे से ब्रेक के बाद रुक रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं और लगातार भारत की तरफ से, मैंने पहले भी कहा था कि हमने दोस्ती की बात की है, हमेशा हमने अमन की बात की है, सुकून और शांति की बात की है, लेकिन जब बार बार परेशान किया जाता है तो भारत इस तरह की कार्रवाइयां भी करता है और दुनिया को दिखाता है कि भारत कितना सक्षम है। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बात लगातार चल रही है, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त, और तनावपूर्ण भारत के लिए इतनी ज्यादा नहीं, पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बहुत ज्यादा बना हुआ है और देश भर से तमाम तरह की चीजें इस तरह से आ रही हैं कि आज भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। F-16 जो पाकिस्तान का था उसको मार गिराया गया। कल जिस तरह से पीओके में बालाकोट में भारत ने आतंकी कैंपों पर हमला किया और कई आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद से और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को किसी का कोई साथ नहीं मिल रहा। और उस बीच फिर एक और अहम खबर आती है कि भारत, रूस और चाइना के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और उस वक्त चाइना की तरफ से कहा जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। ये बातें बहुत सारे इशारे कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ये दावा करता है कि हमने भारत के 2 विमानों को गिरा दिया है, हमने भारत के एक पायलट को पकड़ा गया है, ये उसके दावे हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे थे और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि अब जो तमाम चीजें आ रही हैं, पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है, किसी पुराने विमानों की तस्वीरों को दिखाकर वो अब की पेश कर रहा है, ये तमाम झूठ उसके बेनकाब हो रहे हैं। कैप्टन रोहित चौधरी साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कैप्टन साहब, कर्नल, ये तमाम जो चीजें हैं, और हम बात कर रहे थे कि अब जो पाकिस्तान जो दावे कर रहा है कि हमने पायलट को गिरफ्तार किया है, हमने विमान गिरा दिए हैं, और इस चीज को बार बार वो दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब विदेश मंत्रियों की बातचीत होती है, ये सब कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं कि चीन ये कहता है ऐसे वक्त में कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, आतंकवाद से चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, हिंदुस्तान और इंडिया हो, ये सब लोग आतंकवाद से सारे के सारे पीड़ित हैं। और चाइना का जो जिंगजियांग प्रांत है, जो कि बाल्टिस्तान से ऊपर पाकिस्तान के साथ उसकी सीमाएं लगती हैं, तो वहाँ पे भी टेररिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे पाकिस्तान के लोग जो है टेररिज्म का फैलाने का काम करते हैं। तो पाकिस्तान को जो चाइना है वहाँ पे उसको दबाने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उसको एक इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एलाई चाहिए। तो इसलिए जो है पाकिस्तान उसका एक पिट्ठू बना हुआ है चाइना का। तो जहाँ तक बात है पूरे इस रीजन की, इस रीजन में
जब भी कभी टेररिज्म की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का इलाका हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो कहीं और हो, या सेंट्रल एशिया का इलाका है। तो लेकिन आज जो समस्या हमारे सामने ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ को फ़िलहाल एस्केलेट कर रहा है, पोजीशंस जो है थोड़ी सी जो तनाव है उसको थोड़ा ऊपर कर रहा है और मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान कर रहा है। तो लेकिन उसके साथ साथ वो बैक चैनल पे बाकी, बिकॉज अंदर से तो वो डरा हुआ है कि वो फुल फ्लेज अंदर से डरा हुआ है, फुल फ्लेज अटैक नहीं कर सकता, फुल फ्लेज अपना एक्टिविटीज नहीं कर सकता। तो इसलिए चाइना और ये जो बात वो कह रहा है कि बातचीत के जरिए ही मसलों का हल होता है, बातचीत होनी चाहिए, तो वो एक तरफ वो कह रहा है कि देखिए हम हर चीज के लिए तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को इस तरह से पीछे नहीं हटा सकते। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जंग, वो अपने लिए एक एस्केप रूट छोड़ना चाह रहा है। वो आपके सामने एक बड़ा बहादुर भी बन रहा है, बहादुरी वाला फेस आपकी तरफ दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो पीछे बैक चैनल के से अपने जो आका है चाइना है उनके साथ भी बातचीत में लगा होगा कि भाई किसी तरह से मुझे इस सिचुएशन से उभारो। तो भारत के विदेश मंत्री ने चाइना से और रशिया के विदेश मंत्रियों से बात की है, क्योंकि रशिया का सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत बड़ा एक कंट्रोल है और उनका कुछ हिस्सा जो है अफगानिस्तान से लगता भी है। तो इसलिए उनका इस रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है और वो नहीं चाहेंगे कि इस एरिया के अंदर किसी तरह की भी फुल फ्लेज्ड वॉर हो जिससे सब लोग अफेक्टेड होंगे। चाइना जो है उसके लिए सबसे बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि चाइना के लिए सबसे बड़ी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो कराची पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसका जो सी रूट है वो कम हो जाए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी गुड्स की कम हो जाए। तो वो भी नहीं ऐसे में चाहता है कि किसी तरह से फुल फ्लेज फुल स्केल वॉर अब तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं देश के, खासतौर से जो उत्तर भारत की अगर हम बात करें यहाँ के, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और अमृतसर की बात करें खासतौर से जहाँ ज़्यादातर बॉर्डर हैं पंजाब से जुड़े हुए, ये चीज़ें अब क्या इशारा करें जो धीरे धीरे अब लग रहा है कि बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? क्या कुछ लग रहा है कि हाँ वो बढ़ रहा है युद्ध की तरफ मामला? देखिए ऐसा है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी चीज को कुछ भी कहने की। अच्छा। कि युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। यही मैं बार बार कहता हूं कि ये एक प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान अपना एस्केलेशन का लेवल बढ़ाता जाएगा, हमें अपने एरिया को सिक्योर करना ज़रूरी है, हमें अपनी एयर स्पेस को सिक्योर करना ज़रूरी है, हमें अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, LOC को सिक्योर करना है। उसके साथ साथ हमारे कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट ना हो, तो इसलिए हमारी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स जो है सबसे बड़े टारगेट बन जाते हैं। अगर मान लो अगर उस तरफ से कोई फुल फ्लेज एयर अटैक की संभावना हो, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि इनके एयर बेसिस जो हैं उनको इनकैपेसिटेट कर दो। ये एक मिलिट्री टैक्टिक्स होती हैं। तो वो चीज़ ना हो सके, तो इसलिए सभी के सभी हमारे जो है पायलट्स हैं वो एक प्रोटोकॉल के ज़रिए वो अलर्ट के ऊपर है। सिविलियन मूवमेंट जो है उसको कर्ब कर दिया गया है और एयर स्पेस को फ्री रखा गया है ताकि उस एयर स्पेस के अंदर ट्रैफिक कंजेशन ना हो, ताकि हमें पता रहे कि कौन कहाँ से क्या ट्रैफिक या क्या उनकी तरफ से कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा। तो इसलिए वो सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल के जरिए ऐसा जब माहौल होता है, और सर आप फौज में हैं, आप फौज में रहे हैं, और आप लोगों के ऊपर देश का भी जिम्मेदारी होती है, ख्याल रखना होता है। सेनाओं की अगर बात की जाए तो उनको सरहदों पर भी देखना है। जब देश में इस तरह की चीजें आती है तो नागरिकों को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की चीजें अपनानी चाहिए? जो एक माहौल चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे मीडिया के जरिए। देखिए, देश के अंदर जब भी कभी इस तरह की जो घटना घटती है, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो हमारे देश के नागरिक बहुत ही भावुक हैं, सेंटिमेंटल हैं, इमोशनल हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। तो उनको लगता है कि हम कैसे अपना योगदान दें। जी। लेकिन मैं
सभी को ये कहना चाहूँगा यहाँ से आपके माध्यम से कि हमारे देश के सभी नागरिकों को बड़े संयम से काम लेना चाहिए, बड़े पीसफुल तरीके से काम लेना चाहिए। ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आक्रामक चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश, हमारी सरकारें, हमारी सारी पार्टीज़, सब लोग एक हैं, एकजुट हैं इस घड़ी में। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि संयम रखें। और अगर मैं पीछे जाऊं कारगिल ऑपरेशन से, तो उस टाइम पे जब कारगिल में ऑपरेशंस चालू हो गए थे, कैजुअलिटीज़ आनी शुरू हो गई थी, मोबिलाइजेशन इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर मोबिलाइजेशन भी हो रहा था, एलओसी के ऊपर बहुत सारी यूनिट्स का मूवमेंट किया जा रहा था। उस समय पे नागरिक जो हैं हर स्टेशन के ऊपर, छोटे छोटे स्टेशन के ऊपर भी गाड़ियों को रोक के अपने फूल मालाएं दे रहे थे, खाने पीने का सामान दे रहे थे। और सैकड़ों के तादाद में अलग अलग जगहों के ऊपर जो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे थे। तो एक देश में एक जन भावना डेवलप हो जाती है देशभक्ति की। सेना को भी इससे बड़ी मजबूती मिलती है और हमें इससे मजबूती मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ जब सेनाएं मूव कर रही हो तो उनकी मूवमेंट का ऑब्स्ट्रक्शन, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। जब सेना अपना मूव करती है, चाहे वो बाय रोड मूव करे, बाय रेल मूव करे, जब स्ट्राइक कोर जब मूव करती है तो एंटायर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सारी सड़कें जो हैं वो बिल्कुल चौक हो जाती हैं। इतने हज़ारों की तादाद में जब आपके व्हीकल्स मूव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को चाहिए कि कम से कम उस रास्ते को क्लियर रखें, वहाँ पे एक्स्ट्रा जमावड़ा ना हो, ताकि जो है लोगों को, हमें मालूम है, हम जानते हैं उनकी भावनाओं को, लेकिन हमारा काम है वहाँ पे आगे अपने टारगेट पे पहुँचना और समय के अंदर वहाँ पे पहुँचना। तो उसको फैसिलिटेट करें। और बाकी एक चीज हम ऐसी कोई खास बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब जो है ना सोशल मीडिया बहुत हावी है। पहले जब 1999 की आपने बात की, करगिल हुआ था, उस वक्त ये चीजें नहीं थी। हाँ जी, सोशल मीडिया में जो सोशल मीडिया एक अलग वॉरफेयर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये ग्राउंड फोर्सेस हो गई, फिर हमारी एयर फोर्सेस हो गई, तो बाकी सब, तो ये एक सोशल मीडिया वॉरफेयर एक बहुत बड़ा है। तो मिस इन्फॉर्मेशन से और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी तरह की है उससे बचें, गलत पोस्टिंग ना करें, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आधिकारिक सूचनाएं हैं, जो सरकार जो सूचना या जो इन्फॉर्मेशन देती है उसके ऊपर भरोसा करें, और किसी और तरह की सोशल मीडिया में चली हुई सूचनाओं के ऊपर भरोसा करके अपना संयम ना खोए। और कोई तकलीफ वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े मुझे लगता है जिस तरह से एक सवाल आया मेरे जहन में, आज हम कल की अगर बात करें कि भारत ने बालाकोट में आतंकी कैंपों पर हमले किए, अब पाकिस्तान के साथ ये भी परेशानी आ गई कि वो भी अगर करना चाहे तो कहां करे, वो कश्मीर में किस पर ऊपर है ना। भारत ने तो कर दिया कि भाई हमने तो आतंकवादियों पर करे हैं। पाकिस्तान भी अगर ऐसा यहां भी होता, कोई खाली जगह तो यहां कर देते, लेकिन वो सिविलियंस पर करता है, तो जो कश्मीरी हैं उनके खिलाफ उसका एक मैसेज जाता है। देखिए, ऐसा है, भारत एक पीस लविंग कंट्री है जी, और पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है। टेरर उत्पादन करने के लिए एक बहुत बड़ी उनकी ISI के जरिए जो है वो अपना काम करती है। तो हमारे पास तो क्लियर आइडेंटिफाइड टारगेट है कि भाई तुम हमारे देश में तकलीफ मत फैलाओ, हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज, गतिविधियां ना चलाएं, आप वहां से टेररिस्ट को ना भेजें। तो हमारे पास उनके टेररिस्ट कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, कहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है उसके सैटेलाइट के जरिए और बहुत सारी इंटेलिजेंस के जरिए इनपुट्स हैं। तो हमने तो उनके ऊपर उस टेरर कैंप्स के ऊपर जो है अटैक किया। जहां तक बात है पाकिस्तान की, वो तो उनके पास तो कोई टारगेट ही नहीं है। अगर वो पीस लविंग कंट्री है तो उसका कोई इसमें लड़ाई करने का मतलब नहीं बनता। अगर वो टेरर कैंपेन्स जो चला रहे हैं उनके खिलाफ हैं, वैसे तो इंटरनेशनल फोरम पे वो कहता है कि मैं भी जो है टेररिज्म से ग्रस्त हूँ और मैं टेररिज्म के खिलाफ पूरे इंटरनेशनल फोरम के साथ हूँ, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हूँ। जब आप उनके साथ हैं तो आप यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो टेररिज्म फैला रहे हैं उनको पकड़ के उनको जेलों में भर्ती करो या हमें दें। तो उनके पास कोई ऐसी
वाजिब चीज नहीं है जहां पे वो अटैक कर सके। तो इसलिए मैंने कल भी आपके चैनल से इसीलिए बोला था कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस उनके पास कठुआ सांबा से लेके, बिल्कुल, जहाँ पे कठुआ सांबा जो है जहाँ हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, फिर उसके बाद जम्मू से ऊपर आप चले जाएं तो जो बॉर्डरिंग एरिया जो एलओसी का है अप टू पुंछ, राजौरी, कृष्णा घाटी, नौशेरा, ये सारा इलाका वो है। ये जहाँ पे गुजर कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वो इंडियन फोर्सेस के साथ या इंडियन जो सेंटिमेंट्स हैं उनके, जैसे हमारे देशभक्ति के सेंटिमेंट्स हैं, तो वो देशभक्त लोग हैं, तो इसलिए उस एरिया में उन्होंने ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की है और सिर्फ मिलिट्री के ऊपर कर रहे हैं। आप दोनों, हमारे और उनके स्टैंड में बहुत बड़ा फर्क है। हमने टेररिस्ट के ऊपर किया, उनकी मिलिट्री को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मिलिट्री के ऊपर अटैक किया। तो उनके पास इससे ऊपर के इलाके के अंदर अगर वो कश्मीर के लोगों के ऊपर अगर कुछ भी अटैक करते हैं या कोई इंजरीज इन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उनका जो एक वो जिहादी एक स्टैंड है अपने लोगों का हाँ, लोगों का, तो उसमें सब लोग जो है लोकल सपोर्ट जो है उनके खिलाफ हो रही है। और वैसे भी हम कश्मीर में रहे हुए हैं, कश्मीर में 95% लोग बहुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन जो 4-5% लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन भाई ये बात थी। और सबसे बड़ी बात जो कैप्टन साहब ने कही, कर्नल साहब ने कही कि अपने सेंटिमेंट्स की हम बात करें, हमारे अंदर भावनाएं हैं, वो रहनी भी चाहिए, देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, लेकिन उसके बीच हमें संयम भी रखना है बहुत सारी बातों पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान घिर चुका है। अब बेहतर तो यही होता कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, घिर चुका है, हवा में भी, जमीन में भी। अब देखना है और चीजें क्या बढ़ रही हैं। लगातार आपके साथ बने हुए, आप बने रहिए खबर अभी तक के साथ, और एक छोटे से ब्रेक बाद जल्द लौटते हैं।